हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था नीट 2026 के लिए एनसीईआरटी सीरीज़ का, वो हमारा चैप्टर नंबर है 14, ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसकी 2 क्लासेस हमने पहले लेक्चर में देख ली है, तो कुछ टॉपिक हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके, ठीक है। इस टॉपिक को आज हमें मेनली पढ़ना है, और इससे पहले भी एक आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो कोई बच्चा देखना चाहता है वो चैप्टर, उसकी वीडियोज़ है 13 क्लास में हमने उस चैप्टर को कंप्लीट किया। दो क्लास है वो, तो क्वेश्चन की, एक में पीवाईक्यू को डिस्कस किया हमने, एक में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, और बाकी की जो 11 क्लासेस बच गई उसमें पूरा चैप्टर को हमने क्या किया, अच्छे से रीड किया, अच्छे से समझे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया विद डायग्राम। फिर उसके बाद हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर 14 नंबर चैप्टर 11th क्लास के एनसीईआरटी का, ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसकी 2 क्लासेस हमने देख ली, आज 3rd क्लास है। देखो बच्चों, कल का जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। उस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, एक तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, एंड जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो क्या था कि हमने कुछ वॉल्यूम एंड कुछ कैपेसिटीज़ को देखा था। तो फटाफट से मैं कल वाले टॉपिक को एक बार फटाफट से रिवाइज करूँ, 5-10 मिनट लगेंगे। देखो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि एयर जो है हमेशा क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, ठीक है मैम। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है मैम, इतनी बात हम जान गए। और अगर एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है मैम, तो अगर मुझे एयर को अपने लंग्स के अंदर लेना है, इंस्पायर करना है, लंग्स के अंदर एयर को लेना है, तो आप बताओ आपके लंग्स के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों आपका आंसर आएगा मैम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो हमें मूव करवाना है एयर को हमारे लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर मैम प्रेशर कम होगा, तो और एटमॉस्फेयर में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बोल देते हैं हमारे लंग्स के अंदर हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसे नेगेटिव प्रेशर है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मैम जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। और वही मैं बोलूँ कि मैम हमें एक्सपायर करना है मैम बच्चों, हमें हमारे लंग्स से एयर को बाहर निकालना है। तो आप बताओ, लंग्स से एयर को बाहर निकालना है तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें एयर को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा मैम एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आप कैंसिटी में लाइन लिखी हुई, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होती है, एयर हमारे लंग्स से हमारे एल्वेलाई से बाहर मूव कर जाती है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इतनी बात अपनी ध्यान रखिए। तो मैम हम ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे कैसे, हम कैसे हमारे लंग का प्रेशर ज़्यादा करेंगे, कैसे हम हमारे लंग का प्रेशर कम करेंगे कि जिससे एयर की मूवमेंट हो। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम हमारे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो चेंज करते हैं। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में चेंज आता है वही सेम चेंज, वही सिमिलर चेंज हमें हमारे लंग्स के वॉल्यूम में भी देखने को मिलता है। ये बात हमने पहले भी देखी थी कि हम हमारे लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्ट अल्टर नहीं कर सकते, हम हमारे थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम को अल्टर करते हैं, जिसका सिमिलर इफेक्ट हमें हमारे लंग्स पे देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि लंग्स के वॉल्यूम में भी क्या जाता है, चेंज आ जाता है, वो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, जब हम इंस्पायर करें बच्चों, जब हम क्या करें लंग्स के अंदर एयर को ले रहे हैं, तो हमें प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। इतनी बात आपको पता चल गई। तो मैम हम प्रेशर कम करेंगे कैसे, प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे कैसे मैम, हम हमारे वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। अब वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें 2 मसल ध्यान रखनी है। एक तो मसल आपको ध्यान रखनी है डायफ्राम, और एक ध्यान रखनी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ध्यान देना किस पे, एक्सटर्नल पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक डायफ्राम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट कौन करेगा, डायफ्राम करेगा। पहले कौन कॉन्टैक्ट होगा, पहले डायफ्राम कॉन्टैक्ट होगा। ये बात आपको ध्यान में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंस्पायरेशन जो है इनिशिएट किसके द्वारा किया जाता है, स्टार्टिंग किसके द्वारा होती है इंस्पायरेशन की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। जैसे ही डायफ्राम कॉन्टैक्ट होगा वो अपनी डोम शेप से ऐसे एक फ्लैट सी शेप में आ जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, कौन से एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमारे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है मैम। फिर उसके बाद में एक मसल और ध्यान रखिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कॉन्टैक्ट होती है, जो रिप्स पे होती है। जब ये कॉन्टैक्ट होगी तो हमारी रिप्स ऊपर उठ जाएगी, हमारी जो स्टर्नम है वो भी थोड़ी रीच हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो जिससे क्या होता है, हमारे डोर्सो वेंट्रली एक्सिस में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ओवरऑल हमने हमारे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम दोनों एक्सिस में इंक्रीज कर लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में भी और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी। तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम बच्चों बढ़ गया। जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा मैम, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, हमने नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर लिया, हमारे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हमने कम प्रेशर कर लिया, हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिससे कि क्या हो गया,
इंस्पायरेशन की प्रोसेस होगी मैम, हमने एयर को क्या कर लिया, अंदर ले लिया, एटमॉस्फेयर से जो एयर है हमारे लंग्स के अंदर आ गई। ये तो हो गया बच्चों इंस्पायरेशन। देन उसके बाद में एक्सपायर कैसे करते हैं? एक्सपायर बिल्कुल ईजी है, हमने डायफ्राम को कॉन्टैक्ट किया, उसको रिलैक्स करवा दो, वापस से डायफ्राम अपनी शेप में आ जाए, डोम शेप में। हमने हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्टैक्ट किया, उसको भी क्या कर दो, रिलैक्स करवा दो, रिब्स अपनी वापस वही पोजीशन पे आ जाएगी, स्टर्नम अपनी वापस वही पोजीशन पे आ जाएगी। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, दोनों के दोनों एक्सिस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ मैम, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज स्लाइटली अबव देन द कंपैरिजन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में स्लाइटली ज़्यादा हो गया हमारा क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और हमने हमारे लंग्स से एयर को क्या कर दिया, बाहर मूव आउट कर दिया। ये होती है मैकेनिज्म ब्रीथिंग की, कैसे हम इंस्पायर करते हैं, कैसे हम एक्सपायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी बोल रही है कि आपके पास में एबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी जो ये ब्रीथिंग की जो ये प्रोसेस है ना, इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ज़्यादा सांस अंदर ले सकते हो, ज़्यादा सांस बाहर छोड़ सकते हो। इसके लिए आपको एक एडिशनल मसल्स काम में आती है, वो होती है एब्डोमेन की मसल्स। क्वेश्चन पूछ रहे एग्जामिनर की कौन सी फोर्सिबल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कौन सी मसल्स आपको हेल्प करती है, कौन सी एडिशनल मसल है, तो आपको ध्यान रखना है मैम, एब्डोमेन की मसल्स है। फिर एनसीईआरटी बोले कि एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो कितना टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है, 12 to 16 टाइम क्या करता है, उसका ब्रीथिंग होता है पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं पर मिनट में, एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन का। और फिर एनसीईआरटी बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो वॉल्यूम एयर अंदर बाहर कर रहे हैं ना, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट आता है स्पायरोमीटर, उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसका क्या होता है क्लिनिकली डायग्नोसिस वगैरह में क्या होता है, उसका हेल्प होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का टॉपिक यहाँ पे होता है फिनिश। आई होप मैंने आपको सारी बातें बता दी, कोई भी एनसीईआरटी लाइन छुट्टी नहीं होगी। जो बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि कौन इनिशिएट करेगा इंस्पिरेशन को, बहुत बार पूछा जाता है, तो डायफ्राम इनिशिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था, कुछ वॉल्यूम्स पढ़ी थी, कुछ कैपेसिटी पढ़ी थी, 4 वॉल्यूम पढ़ी थी, और आई थिंक 5 शायद कैपेसिटी दी हुई है, 5 या 6 इतनी कैपेसिटी है, वॉल्यूम तो 4 है। एक टाइडल वॉल्यूम है, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जिसे IR भी बोलेंगे, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जिसे ER भी बोलेंगे, और ग्रेजुअल वॉल्यूम है। इनके डाटा पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, सामने सियारा मूवी चल रही है, हम आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए उसे देख रहे हैं, तो नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन चल रहा है। उस टाइम जो वॉल्यूम होता है एयर का वो कितना होता है, 500 ml होता है। इसकी ऐसे आगे ना यूनिट भी ध्यान नहीं है, ml है किसमें, नहीं तो एग्जाम में यहाँ पे कन्फ्यूज कर देगा। कितना होता है बच्चों, 500 ml होता है। अगर मैं इसको मिनट में निकालूँ तो 500 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 से और 16 से, क्योंकि कितना ही हम एक मिनट में ब्रीथ करते हैं, तो ये आ जाएगा 6000 से 8000 ml तक, ठीक है। ये पर मिनट में हो गया। एग्जामिनर आपसे पर मिनट में पूछेगा ना, तो वो क्वेश्चन में देगा कि मुझे पर मिनट बताओ, नहीं तो टाइडल वॉल्यूम हमें 500 ml मान के चलना है, ठीक है मैम। टाइडल वॉल्यूम खत्म हो गया, सियारा मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खाते हुए, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चल रहा है, ठीक है मैम। 500 ml डाटा हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी से आपको पता चला होगा कि हमें सांस को अंदर लेना है। तो जब हमने सियारा को बंद कर दिया, टीवी पे चला लिया रामदेव बाबा को, जब वो योगा कर रहे हैं, रामदेव बाबा, उसको देख के हम योगा कर रहे हैं, तो जब हम क्या करें, फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जबरदस्ती या फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका डाटा होता है बच्चों 2500 से 3000, 2500 से 3000 किसमें, ml में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 वॉल्यूम देख ली, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको IR भी बोलेंगे, और टाइडल वॉल्यूम जिसको TV बोलेंगे। उसके बाद में होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी एक्सपिरेशन करना, मतलब एयर को बाहर निकालना लंग से। रामदेव बाबा चल रहे वही टीवी पे, अब रामदेव बाबा ने क्या किया कि बोला कि सांस को बाहर छोड़ो फोर्सफुली। तो हम जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन करते हैं, फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं, फोर्सिबल जो एक्सपिरेशन होता है उसको बोलते हैं बच्चों, उसके टाइम पे जो हम वॉल्यूम बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका डाटा होता है बच्चों 1000 से 1100 ml, 1000 टू, ठीक है, 1000 से 1100 ml क्या होता है, उसका डाटा होता है। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर हमने कुछ नहीं किया, मतलब कि हमने फोर्सिबल क्या कर दिया, एक्सपिरेशन कर दिया, हमने हमारी ज़बरदस्ती एयर है लंग्स से बाहर निकाल दी। फिर भी क्या होता है बच्चों कि लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर रह जाती है। उसके रहने का रीज़न ये होता है कि हमारा लंग कहीं कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि जैसे ही हमने हमारे लंग से सारी एयर बाहर निकाल दी तो लंग्स पूरा खाली हो गया ना, तो उसको बचाने के लिए एयर का वो वॉल्यूम जिसे हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब हमने फोर्सिबल एक्सपिरेशन किया, ज़बरदस्ती लंग्स से एयर को बाहर निकाला, फिर भी एयर का कुछ वॉल्यूम ऐसा होता है जो हमारे लंग्स के अंदर रिमेनिंग रह जाता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका डाटा होता है 1100 से 1200 ml। एक मिनट रुको, मैं डाटा चेक कर लेती हूँ, मैंने सही तो बोला है ना, कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। कहाँ गया पेज,
अच्छा यही है, हाँ सही बोला, 1100 से 1200 ml होता है क्या उसका रेजिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट। ठीक है बच्चों, ये वॉल्यूम 4 यहाँ पे कंप्लीट होगी, टीवी, IRV, ERV, RV, ये चारों की चारों वॉल्यूम कंप्लीट होगी। टीवी का डाटा 500 ml ध्यान रखना है, IRV का डाटा 2500 से 3000 ध्यान रखना है, ERV का डाटा ध्यान रखना है 1000 से 1100 ml, और RV का डाटा ध्यान रखना है बच्चों 1100 से 1200 ml। फिर क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी बोल रहे हैं कि जब हम कुछ वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में कैपेसिटी आ जाती है, और इस कैपेसिटी का क्या होता है क्लिनिकली डायग्नोसिस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम, सबसे पहले आपको जो कैपेसिटी ध्यान रखनी है वो है IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बच्चों डेफिनेशन ध्यान से सुनो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन ये है कि जब मैंने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद में मैं एयर की कितनी अमाउंट अपने लंग्स के अंदर ले सकती हूँ, वो क्या होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आप खुद बताओ बच्चों कि जब मैंने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया तो मैं एयर की कितनी अमाउंट अपने लंग्स के अंदर ले सकती हूँ। मैम नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में आप बोलोगे कि मैम जब आपने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया तो उसके बाद में आप नॉर्मल इंस्पायर भी करोगे, नॉर्मल सांस बाहर छोड़िए तो नॉर्मल सांस अंदर भी तो लूंगी, तो मैम आप टाइडल वॉल्यूम अंदर ले लोगे। ठीक है, ये बात आपकी सही है, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो नॉर्मल इंस्पायर कर लूंगी, टाइडल वॉल्यूम अंदर ले लूंगी। बट मैम आप फोर्सिबल इंस्पिरेशन भी तो कर सकते हो ना, जबरदस्ती भी तो एयर को अंदर ले सकते हो अपने लंग्स के अंदर, तो मैं IRV भी तो कर सकती हूँ, साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी तो अपने लंग्स के अंदर ले सकती हूँ। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं IC बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है मैम, उसके बाद में आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC। EC का मतलब क्या होता है कि जब आपने क्या कर लिया, नॉर्मल इंस्पायर कर लिया, नॉर्मल एयर को अंदर ले लिया, उसके बाद में आप कितनी मैक्सिमम अमाउंट में एयर को बाहर निकाल सकते हो। तो मैम जब आपने नॉर्मल इंस्पायर किए तो नॉर्मल एक्सपायर भी तो करोगे, नॉर्मल सांस को अंदर लिया लंग्स के तो नॉर्मल एयर को बाहर भी तो निकालोगे, तो मैम वही आप टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालोगे। नॉर्मल एयर अंदर बाहर निकालना टाइडल वॉल्यूम होता भी हमने पढ़ा है, बट मैम आप फोर्सिबल एक्सपीरेशन भी तो कर सकते हो ना, फोर्सफुली भी तो एयर को बाहर निकाल सकते हो ना मैम, उसे हम बोलते हैं ERV। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में आता है एक FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FRC का फुल फॉर्म क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या दी है, ये क्या होता है कि जब आपने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया तो उसके बाद में आपके लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ एयर है अभी भी। अब आप खुद बताओ बच्चों कि जब मैंने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया तो उसके बाद में मेरे लंग्स में क्या बच गया, एक तो ERV बच गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच गया, जिसको मैं फोर्सिबल एक्सपायर करके बाहर निकाल सकती हूँ। जबरदस्ती एयर जो मैं लंग्स से बाहर निकालूंगी, एक तो मेरे लंग्स के अंदर वो बच गई, जब मैंने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, नॉर्मल सांस को बाहर निकाल दिया, तो मेरे लंग्स के अंदर एक तो ये एयर बच गई कि मैं जो जबरदस्ती एयर लंग्स से बाहर निकाल सकती हूँ। फिर मैम साथ ही साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम भी तो बच गया ना, जो तो कभी लंग्स से बाहर निकलता नहीं है, तो वो लंग्स के अंदर ही ना। हमसे डेफिनेशन में बोलता है एग्जामिनर कि आप एयर का वो अमाउंट बताओ कि जो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में आपके लंग्स के अंदर है। हाँ मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकती, बट ये मेरे लंग्स के अंदर तो है ना, मैं इसे काउंट तो करूंगी ना कि नॉर्मल एक्सपीरेशन कर दिया, उसके बाद में भी मेरे लंग्स के अंदर 2 वॉल्यूम बच गए, एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे मैं फोर्सिबल एक्सपायर करके बाहर निकाल सकती हूँ, एक रेजिडुअल वॉल्यूम जिसे मैं बाहर नहीं निकाल सकती, बट वो मेरे लंग्स के अंदर तो है ना। तो ये होता है FRC। उसके बाद में आता है टोटल लंग कैपेसिटी नहीं, वाइटल कैपेसिटी VC, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या आता है बच्चों, VC आता है। VC की 2 डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में, तो ये ध्यान से समझो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट का वो मैक्सिमम ही नहीं, एयर का वो मैक्सिमम अमाउंट जो आप क्या कर सकते हो, फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद में ब्रीथ इन कर सकते हो। ध्यान में आया मैंने क्या बोला, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर में बताने कि जो मैंने फोर्सिबल एक्सपीरेशन कर दिया, जबरदस्ती जो मैंने एयर को बाहर निकाल दिया ना, अब बताओ कि मैं उसके बाद में कितनी एयर को अंदर ले सकती हूँ। अगर आपको मैं एनसीईआरटी से वो आपको पढ़ाऊँ, ये देख लो, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा जूम करूँ तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एयर का वो मैक्सिमम वॉल्यूम एक पर्सन कैन ब्रीथ इन अंदर ले सकता है आफ्टर अ फोर्स एक्सपीरेशन। ये तो मैंने बोला कि मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वो बताना है कि जब मैंने फोर्सिबल एक्सपीरेशन कर दिया उसके बाद में मैं कितनी एयर ब्रीथ इन कर सकती हूँ, कितनी एयर अंदर ले सकती हूँ, मैंने भी यही बोला था। तो आप खुद बताओ बच्चों कि जब आपने फोर्सिबल एक्सपीरेशन कर दिया, फोर्सफुली एयर को अपनी लंग से बाहर निकाल दिया, तो सबसे पहले तो आप लंग के अंदर वही एयर लोगे ना जो आपने फोर्सफुली बाहर निकाली है। तो सबसे पहले तो मैम आप ERV लोगे, जो आपने ERV बाहर निकाली है वो आप अंदर ले सकते हो मैम। फिर आप नॉर्मल एक्सपीरेशन करोगे, टाइडल वॉल्यूम भी अंदर ले सकते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन के द्वारा। फिर मैम आप फोर्सिबल इंस्पिरेशन भी तो कर सकते हो, IRV भी तो अंदर ले सकते हो।
ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करके क्या बन जाता है बच्चों, हमारा वीसी बन जाता है, वाइटल कैपेसिटी बन जाता है। अब ये तो मैंने ब्रीथ इन का बोल दिया, अंदर लेने का बोल दिया, जबरदस्ती एयर को बाहर निकालने के बाद में। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी मैं बना सकती हूँ। क्या बना सकती हूँ कि मैं कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकालूंगी, ब्रीथ आउट करूंगी आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। फोर्सिबल इंस्पिरेशन करने के बाद में, जबरदस्ती लंग्स के अंदर एयर को लेने के बाद में, मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स से ब्रीथ आउट कर सकती हूँ। तो आप यही बोलोगे कि मैम पहले तो जबरदस्ती जो अंदर लिए पहले तो उसे बाहर निकालो। जबरदस्ती अंदर लेने को आईआरवी बोलते हैं। फोर्सिबल इंस्पिरेशन की वॉल्यूम जो होती है वो आईआरवी होती है। तो मैम सबसे पहले तो आप आईआरवी को बाहर निकालोगे। फोर्सिबल इंस्पिरेशन किए तो सबसे पहले उसे बाहर निकाल दो मैम। फिर आप नॉर्मल एक्सपीरेशन को दो, टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल दो मैम। फिर आप जबरदस्ती भी तो लंग्स से एयर को बाहर निकाल सकते हो ना मैम, ईआरवी बाहर निकाल दो। तो ये तीनों भी मिलकर क्या बन जाते हैं, वाइटल कैपेसिटी बन जाती है। वाइटल कैपेसिटी की 2 डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। फिर उसके बाद में लास्ट में बचता है टोटल लंग कैपेसिटी। वो बहुत ईजी है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है कि जब आप वाइटल कैपेसिटी में, इसकी 2 डेफिनेशन बन जाती है, या फिर एग्जामिनर ऐसे लिख के देगा कि वाइटल कैपेसिटी में आप रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दो तो टोटल लंग कैपेसिटी बनेगी। क्योंकि 4 ही तो वॉल्यूम है ना बच्चों, एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि वॉल्यूम को जोड़ के आपको कैपेसिटी बनानी है। तो 3 वॉल्यूम तो वाइटल कैपेसिटी में आ गई, एक लास्ट ही तो वॉल्यूम बचा है रेजिडुअल वॉल्यूम, उसी को तो ऐड कर सकते हो। और तो कोई वॉल्यूम ही नहीं बची हमारे पास में, 4 वॉल्यूम ही तो एनसीईआरटी ने बताई है। तो वाइटल कैपेसिटी में 3 वॉल्यूम को ऐड कर लिए, एक लास्ट वॉल्यूम बचा है रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको ऐड कर दो तो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी। कि इससे ज़्यादा लंग की कैपेसिटी नहीं है। टोटल लंग कैपेसिटी यही है कि आईआरवी हो सकता है, टीवी हो सकता है, ईआरवी हो सकता है और आरवी हो सकता है। इनको मिला के क्या बन गया पूरी लंग की कैपेसिटी बन गई। इससे ज़्यादा कम हम एयर को अंदर बाहर नहीं कर सकते। ये हमारी लास्ट कैपेसिटी है। तो जिसे हमने टोटल कैपेसिटी बोल दिया। तो एग्जामिनर ऐसे लिख के देते हैं, वाइटल कैपेसिटी में आरवी को ऐड कर दिया। या फिर एग्जामिनर क्या कर देता है, मैं इसको ऐड इरेज करके बताऊँ तो क्या कर देता है, आईआरवी ऐसे अलग अलग लिख देगा, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आरवी। अब ये तीनों तो है वाइटल कैपेसिटी में ऐड, और वाइटल कैपेसिटी में आरवी ऐड करो तो अलग अलग भी लिख सकता है। इसका कोई इशू नहीं है। वो आप अगर आपको कंसेप्ट क्लियर तो आप समझ जाओगे। एग्जामिनर जहाँ पे ट्विस्ट करता है ना, उसी ट्विस्ट में बच्चे फंसते हैं। और जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है तो वो तो उस ट्विस्ट को पकड़ लेता है, और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो वहाँ पे फंस जाता है और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है या फिर क्वेश्चन छोड़ देता है। बस यही खेल होता है, एग्जामिनर यही खेलता है और कुछ नहीं करता। थोड़ा टाइम मुझे लगता है मैं ज़्यादा लगा दिया कल का रिवाइज करने में। सॉरी बच्चों, अगर आपको सही नहीं लगा तो मैं कल से रिवाइज नहीं करवाऊंगी, फिर खुद से रिवाइज करना, ठीक है। बट जैसे मैंने रिवाइज किया ना, आपको भी यही करना है कि एनसीईआरटी को बंद करें, खुद से वो सारी लाइनें बोलनी है जो एनसीईआरटी में लिखी है, खुद से सारी कैपेसिटी वॉल्यूम, और फिर एनसीईआरटी को खुद से एक बार रीड करना है और फिर देखना कि जो आपने बोला था और जो एनसीईआरटी में लिखा वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है, हम खुद गलत बोलते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, और हम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं तो हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं सही है, बट वो गलत होता है। तो हमारे माइंड में गलत ही सेट हो जाता है। तो हमें गलत चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी सही है। बट आपको तरीका होना चाहिए खुद से पढ़ने के बाद में। पहले टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ लिया, खुद से बोलिए, फिर उसको एनसीईआरटी से हाथों हाथ रीड करो कि आपने जो जो बोला वो सही सही तो बोला ना, कहीं कुछ गलती कर दी, कहीं कुछ लाइन छोड़ी तो उसको मार्क करो। फिर वॉल्यूम वाला टॉपिक पढ़ो, फिर उसको एनसीईआरटी से रीड कर लो, फिर कैपेसिटी वाला टॉपिक पढ़ो खुद से ऐसे आंखें बंद करके, और फिर वापस से उसको पढ़ लो, ठीक है। ऐसे करना है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि मैं जो कल वाला रिवाइज करवाती हूँ उसमें 10-15 मिनट आपके लग जा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम ऐसे आप रिवाइज मत करवाया करो, तो मैं आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैम ऐसे रिवाइज करवाओ तो वो भी बता देना कि मैम ऐसे रिवाइज करवाया करो। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब हम क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टार्ट करते हैं, बोलो जय माता दी। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। तो एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट एक ही बंदे के 2 नाम होते हैं ना, वैसे एक्सचेंज पार्ट बोल दो चाहे रेस्पिरेटरी पार्ट बोल दो। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था, एक एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई की डक्ट होती है और एक एल्वियोलाई होती है। इतनी चीज़ को हमने किस में कंसिडर किया था, एक्सचेंज पार्ट में कंसिडर किया था या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट में कंसिडर किया था। और एनसीईआरटी ने लिखा था यही वो साइट है जहाँ पे क्या होता है, मेनली डिफ्यूजन होता है किसका, गैसेज का, जहाँ पे क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। तो एनसीईआरटी भी ये लिख रही है कि प्राइमरी साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की, वो एल्वियोलाई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आंसर इज एल्वियोलाई। ओके मैम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है मैम, एल्वियोलाई के अंदर होते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल से हमने पूरा पढ़ा हुआ कि ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड पूरे बॉडी के अंदर। बॉडी में क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेती है, और ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन और CO2 का। तो एनसीईआरटी भी लिखे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज और भी कहाँ पे होता है, ऑल्सो भी लिखा है ना, और भी देखने को मिलता है हमें कहाँ पे, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू।
ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। और ये द्वारा एक्सचेंज होते हैं? बाय सिंपल डिफ्यूजन। अगर आपको पता हो तो मैंने जब आपको सेल वाला टॉपिक, सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट काम हमने ट्रांसपोर्ट देखा था। उसमें हमने देखा था पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसमें हमने डिफ्यूजन को देखा था। डिफ्यूजन एक बार फिर से बताऊं, डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी नहीं लगती। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक अपने पूजा घर के अंदर अपने मंदिर में अगरबत्ती को जला दिया और उस अगरबत्ती की स्मेल पूरे घर में हो जाती है। आपने एक कोने में खड़े होकर मिरर के सामने खुद के ऊपर परफ्यूम डाला, उस परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। तो वो परफ्यूम जो आपने डाला, वो कॉर्नर में डाला, वहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ पे उसका प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन अपने आप मूव कर गया, पूरे रूम में फैल गया। वैसे ही अगरबत्ती की जो स्मेल थी, अगरबत्ती का जो धुआं मान लो, वो कहाँ ज़्यादा था, वो उस पूजा घर के अंदर, वो मंदिर में ज़्यादा था, वो पूरे घर के अंदर फैल गया। ठीक है, तो वैसे ही डिफ्यूजन होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या फिर हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करती है, चीज़ें मूव करती है अब विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए। वैसे ही गैसेज का ट्रांसफर होता है। जैसे ही एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन आई, एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन ली, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर कर जाएगी सिंपल डिफ्यूजन से। ब्लड ये कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैम CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, तो CO2 यहाँ से यहाँ क्या कर जाएगी, ट्रांसफर कर जाएगी सिंपल डिफ्यूजन से। तो यही है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता किस कौन सी प्रोसेस से, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है मैम, अभी तक हमने 2-3 बातें ध्यान रखी कि मैम प्राइमरी साइट के एक्सचेंज ऑफ गैसेज का एल्विलाई है, एल्विलाई में भी वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, उसके साथ साथ में ब्लड और टिश्यू में भी होते हैं। और मैम जो डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, इनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये डिफ्यूजन जो है बेस किस पे करता है, डिपेंड किस पे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दो या फिर प्रेशर ग्रेडियंट बोल दो, मेनली लिखा है। कुछ और फैक्टर भी है जो इफेक्ट करते हैं, कुछ और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, बट मेनली पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि ये बताओ कि जो डिफ्यूजन है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है। तो आपको बताना जो मेनली बेस होता है वो कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट पे होता है। साथ साथ में क्या होता है, solubility of gases as well as the thickness of membranes involved in diffusion or also some important factor that can affect the rate of diffusion। सबसे मेन जो फैक्टर है वो तो यही है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट कैसा है। ठीक है, उसके बाद में 2 फैक्टर और ध्यान रखने, एक तो solubility of gases, एक तो फैक्टर क्या हो गया solubility of gases, और दूसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये 2 फैक्टर और भी है जो क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। अब खुद बताओ ना कि अगर कोई मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा है तो उससे एक तो उससे गैसेस का ट्रांसफर हो रहा है, और एक मान लो मेम्ब्रेन की थिकनेस इतनी है और उससे गैसेस का ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन से में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। वही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज भी इफेक्ट करती है। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है, और जिस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है उसका डिफ्यूजन कम होता है। ये बात ध्यान रखनी है। बट मेनली किस पे डिपेंड करता है, मेनली तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करते हैं। ये बात आपको मेनली पे फोकस करना है, और ये अदर फैक्टर है। ठीक है, ये ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर में आएगा, बट मेनली जो फैक्टर है वो मैंने आपको बता दिया। NCERT यहीं पे ही खेलती है, एग्जामिनर यहीं पे बच्चों के साथ खेलता है। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ जिनको आपको मार्क करके हुए चलना है। अब आगे देखो, pressure contributed by an individual gases in a mixture of gases is called partial pressure and is represented by as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide। ये आपने डोल्टन पार्शियल ऐसा डोल्टन के लॉ में होता है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, फिजिक्स में पढ़ा हो, तो पार्शियल उस लॉ का नाम तो नहीं आता, बट दिया वो डोल्टन होता है, जिसमें क्या होता है कि एक हम ऐसे आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेज क्या करके आपने मिक्स कर रखी है। तो इस मिक्सचर ऑफ गैसेज में हर गैस का अपना जो प्रेशर होगा ना उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। मान लो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें CO2 है, इसमें नाइट्रोजन है, तो 3 गैसें हमने इसमें मिक्स करती हैं, तो इसमें हर गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होगा। इन सभी को ऐड करने पे क्या बन जाता है, टोटल प्रेशर बन जाता है उस मिक्सचर का। ऐसे आपने डोल्टन के पार्शियल प्रेशर वाले लॉ में पढ़ा होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में, जो गैस वाला चैप्टर होता है उसमें। ठीक है, तो ऐसे NCERT बोल रही है कि पूरे मिक्सचर के अंदर हर गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैसेज, एक इंडिविजुअल गैसेज का जो प्रेशर है कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी मिक्सचर ऑफ गैसेज में, उससे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये आपका डोल्टन लॉ पढ़ना,
अगर आपको अभी तक चैप्टर पढ़ाई नहीं किया तो आपको पढ़ाएंगे तो आपको माइंड में आएगा कि हाँ मैम ने ऐसे बोला था, डोल्टन लॉ में होता ही। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए तो हम इसको लिख देते हैं PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड CO2 के लिख देते हैं PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two site of diffusion are given in table। ये कुछ पार्शियल प्रेशर की हमें डाटा जो है हम आप देखते हैं टेबल 14.1 में, इसको हम याद भी करेंगे। एंड इन फिगर 14.3 और एक डायग्राम रखे हुए है। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट ए concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। देखो अब आप ये टेबल देखोगे तो पहले टेबल ही देख लो। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, द डाटा गिवन इन द टेबल, जो डाटा टेबल में दिए हुए क्लियरली इंडिकेट एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो क्या क्लियरली इंडिकेट करे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इंडिकेट करे फॉर ऑक्सीजन। अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ होगा, एल्वियोलाई टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू, दो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे। देखो एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर का पार्शियल प्रेशर गैसेज का है वो 104 है और ब्लड के अंदर कितने 40 है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ बन रहा है, गैस ज़्यादा है कहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ ज़्यादा है मैम, एल्वियोलाई में ज़्यादा है। देखो आप खुद टेबल में देखो कि जो एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर है वो 104 है, ब्लड में 40 है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ बन रहा है, एल्वियोलाई टू ब्लड बन रहा है मैम। वहीं पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 95 है और टिश्यू में 40 है पार्शियल प्रेशर। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ बन रहा है मैम, ब्लड टू टिश्यू बन रहा है। तो यही बात एनसीईआरटी में लिखी है कि जब आप टेबल को देखोगे, टेबल में जो डाटा दिया हुआ उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ऑक्सीजन के लिए कहाँ बनता है, एल्वियोलाई टू ब्लड बनता है। वो ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी डायरेक्ट यहाँ पे ब्लड लिख दिया, मेंशन नहीं किया कौन सा ब्लड है। वैसे अगर आप देखोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी क्या है, जो एल्वियोलाई से पार्शियल प्रेशर के कम है। तो कहाँ से बन रहा है, एल्वियोलाई टू ब्लड बन रहा है और ब्लड टू टिश्यू बन रहा है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखते हैं तो आप देखो इसका उल्टा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ बन रहा है, टिश्यू टू ब्लड बन रहा है और ब्लड टू एल्वियोलाई बन रहा है। खुद आप डाटा एनसीईआरटी में देख सकते हो कि जहाँ पे टिश्यू में 45 पार्शियल प्रेशर है, वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना 40 है। तो कहाँ से कहाँ बनेगा बच्चों, टिश्यू टू ब्लड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ब्लड टू एल्वियोलाई बनेगा। इसका जस्ट उल्टा करना है, ठीक है। तो ये अभी डाटा भी मैं आपको याद करवाऊंगी, बट हमने जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी उसका मतलब समझ लिया कि ऑक्सीजन के लिए मैम जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है वो कहाँ बनता है, एल्वियोलाई टू ब्लड बनता है और ब्लड टू टिश्यू बनता है। वहीं CO2 के लिए हम देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, टिश्यू टू ब्लड हो जाता है और ब्लड टू एल्वियोलाई हो जाता है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। ओके मैम, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली एक ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। यस बच्चों, अभी मैंने देखा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, उसका अपोजिट हो गया, टिश्यू टू ब्लड हो गया एंड ब्लड टू एल्वियोलाई हो गया। एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2, अब हमने देखा था ना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेन जो फैक्टर था वो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट ही था, बट उसके अलावा जो हमने दो फैक्टर देखे थे, एक सोल्यूबिलिटी देखा था, एक थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन देखा था। अब सोल्यूबिलिटी के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो CO2 की सोल्यूबिलिटी होती है वो हाई होती है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। देखो एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इन मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब एनसीईआरटी यही बोल रही है कि जो सोल्यूबिलिटी होती है ना किसकी, CO2 की, 20 to 25 टाइम हायर देन होती है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इसलिए क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पर यूनिट जो गैस डिफ्यूज़ करती है ना, वो कौन ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी, उसमें वो करेगी CO2 किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है मैम। द डिफ्यूजन, अब हम देखें कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है। देखो फिर मैं वो एनसीईआरटी आपको वो एनसीईआरटी के वो टेबल आपको बाद में भी दिखा दूंगी, उसको हम बाद में लर्न कर लेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं वापस से बताऊं तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया ऑक्सीजन के लिए, तो हमने देखा कि एल्वियोलाई टू ब्लड है और ब्लड टू टिश्यू है। वहीं CO2 के लिए इसका उल्टा हो जाता है, टिश्यू टू ब्लड हो जाता है, ब्लड टू एल्वियोलाई हो जाता है। फिर एनसीईआरटी बोल रही है कि जो सोल्युबिलिटी है वो CO2 की 20 to 25 टाइम हायर देन है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो इसलिए पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट मेम्ब्रेन से, मान लो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से कौन ज़्यादा डिफ्यूज़ करता है,
CO2 डिफ्यूज़ करता है ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अब हम देखें कि जो हमारी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है। द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। अब आपको ये मार्क करना है, इसको अंडरलाइन कर लो या फिर हाईलाइट कर लो कि जो हमारी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है वो कितनी मेजर लेयर से मिलकर बनी हुई है, 3 मेजर लेयर से मिलकर बनी हुई है। वो डायग्राम में भी हम देख लेंगे, नेमली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। डायग्राम में देखो, सबसे पहले तो ये एल्वेलाई बनाई हुई है एनसीईआरटी में, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाई है। दूसरा पेन लूँ, ये विजिबल नहीं हो रहा तो ये वाला, ये जो मैंने बनाई है ये होगी एल्वेलाई। तो सबसे पहले तो ये एल्वेलाई की क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल 1 सेल थिक्ड। एक तो आएगी स्क्वैमस एपिथेलियम किसकी, एल्वेलाई की। उसके बाद में क्या आता है, एंडोथेलियम आती है किसकी, कैपिलरी की। जो कैपिलरी है ना उसकी भी ये जो एपिथेलियम है वो कौन सी, स्क्वैमस एपिथेलियम है, बट हम इसे स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोल देते हैं, एंडोथेलियम बोल देते हैं। तो एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, ठीक है मैम, ये सेकंड हो गया। फिर उन दोनों के बीच में येलो कलर से देखो एनसीईआरटी मार्क किया क्या, बेसमेंट सबस्टेंस है, तो ये थर्ड लेयर होगी। 3 लेयर कौन कौन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलरी वॉल, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ब्लड कैपिलरी बोल दो, किसकी बोल दो, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी की स्क्वैमस एपिथेलियम को हम स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलियम। है तो ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम सेल ही, बट हम इसे क्या बोल देंगे, एंडोथेलियम बोल देंगे। और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है क्या मैम, बेसमेंट सबस्टेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के हम इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे मैम, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये एनसीईआरटी लिख रही है, द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई की थिन स्क्वैमस एपिथेलियम आ जाएगी। द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, कैपिलरी की क्या आ जाएगी, एल्वेलाई की जो कैपिलरी है उसकी एंडोथेलियम आ जाएगी। एंड द बेसमेंट सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। बस ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इन बिटवीन देम। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। इन तीनों की थिकनेस इतनी कम होती है कि लेस देन 1 मिलीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर यानी mm से भी क्या होता है, लेस देन होता है, ठीक है। Therefore, all factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. टिश्यू CO2 तो कहाँ जाएगी, टिश्यू से alveoli में जाएगी, क्योंकि बाहर निकालना ना, टिश्यू से alveoli में जाएगी। और वहीं ऑक्सीजन का डिफ्यूजन का होगा alveoli से टिश्यू के अंदर होगा। तो ये सारी कंडीशन क्या बोली एनसीईआरटी, फेवरेबल है हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन होने के लिए। तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज तो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, देखो आपको दिखाऊं। तो ये हमने बच्चों पढ़ा क्या, टॉपिक का नाम है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो है इसके बाद में क्या है, वो सेकंड टॉपिक है। देखो अब मैं बताऊं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमने क्या देखना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमने देखना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी बोली कि जो प्राइमरी साइट है गैसेज के एक्सचेंज के लिए वो कौन है, एल्वेलाई है। फिर एनसीईआरटी बोली कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का, वो किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन हमें पता है एक पैसिव प्रोसेस है, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा कि मैम जो डिफ्यूजन है वो मेनली किस पे डिपेंड करेगा, मेनली जो फैक्टर है वो प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसके साथ साथ में 2 फैक्टर और है, एक सॉल्युबिलिटी एक थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है। उसके बाद में एनसीईआरटी बोल रही है कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर हर गैस अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर का क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। तो उस इंडिविजुअल प्रेशर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं एक मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर, या ब्रोल्टन लॉ ऑफ गैसेज में भी पढ़ोगे, पार्शियल प्रेशर ब्रोल्टन लॉ ऐसे करके है कुछ, वो आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही बात बोली जाती है कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर हर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो उसे PO2 से डिनोट कर देंगे जिसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और PCO2 को डिनोट कर देंगे जिसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी ने हमें एक टेबल बना के दी हुई है, उसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या प्रेशर ग्रेडियंट है ऑक्सीजन के लिए तो कहाँ बनता है, एल्वेलाई टू ब्लड बनता है और ब्लड टू टिश्यू बनता है। वही CO2 के लिए इसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, टिश्यू टू ब्लड हो जाता है और ब्लड टू एल्वेलाई हो जाता है। फिर एनसीईआरटी बोले कि जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की वो 20 to 25 टाइम हायर देन होती है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से कहते हैं पर यूनिट डिफ्यूजन जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है, CO2 का ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। फिर एनसीईआरटी बोल रही है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 मेजर लेयर से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी है, सबसे पहले तो एल्वेलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम आ जाएगी, उसके बाद में एल्वेलाई की कैपिलरी जो है एल्वेलर कैपिलरी की एंडोथेलियम आ जाएगी। एंडोथेलियम भी स्क्वैमस एपिथेलियम ही होती है बट उसको हम स्पेशल नाम देते हैं एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी। और
एल्वियोलाई की एपिथेलियम और कैपिलरी की जो एपिथेलियम है उन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सबस्टेंस प्रेजेंट है। इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देंगे मैम, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल देंगे। और एनसीईआरटी बोल रही है इनकी मोटाई, इनकी थिकनेस इतनी कम होती है कि तीनों को मिला के भी इनकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से क्या होती है, कम होती है। फिर एनसीईआरटी बोली कि हमारी बॉडी के अंदर सारे कंडीशन क्या, सारे जो फैक्टर है वो क्या करते हैं, फेवर करते हैं किसके लिए, डिफ्यूजन होने के लिए ऑक्सीजन और CO2 का। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है एल्वियोलाई टू टिश्यू के अंदर, वही CO2 का डिफ्यूजन क्या होता है, टिश्यू टू एल्वियोलाई होता है। इतनी बात हमने पढ़ी, हमने एक डायग्राम देखा। अब बच गई हमारी टेबल, उसको और देख लेते हैं। इस टेबल के अंदर से क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर आपसे कि बताओ कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में कितने। तो ये टेबल हमें ऐसा लर्न करनी है। देखो ये टेबल को हमें ऐसा लर्न करना है कि अगर हमसे एग्जामिनर इस टेबल से कोई क्वेश्चन पूछे तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। देखो क्या दिया है, रेस्पिरेटरी गैसेज दी हुई है। रेस्पिरेटरी गैसेज में ऑक्सीजन है और CO2 है। फिर उसके बाद में अगर आप देखो तो पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg, ये सारे पार्शियल प्रेशर किस में, mm ऑफ Hg में। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, अगर एग्जामिनर पूछ ले इसकी यूनिट के तो mm ऑफ Hg है। पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपेरिजन टू दोज इन एटमोसफियर। ठीक है, डिफरेंट पार्ट में दिए हुए डिफ्यूजन कैसे होगा, हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि एल्वियोलाई टू ब्लड होगा ऑक्सीजन का और ब्लड टू टिश्यू होगा, वहीं पे जो CO2 उसके लिए अपोजिट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर में 5 जगह ध्यान रखना है। एक तो एटमॉस्फेरिक एयर में, एक एल्वियोलाई में, फिर ब्लड कैसा डीऑक्सीजनेटेड है, फिर ब्लड कैसा ऑक्सीजनेटेड और फिर कैसा टिश्यू। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो टिश्यू है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उन दोनों में सेम है, कितना 40। ये बात हमें ध्यान है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लड कैसा मैम टिश्यू, ब्लड कैसा मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कैसा टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में मैम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 40 है। ठीक है, और हमें पता है कि एल्वियोलाई के अंदर तो अभी ताज़ा ऑक्सीजन आएगी ना, तो एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा होता है, वो कितना होता है 104। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में थोड़ा सा कम हो जाता है, कितना हो जाता है 95। और एटमॉस्फेरिक एयर में हमें ध्यान है कितना 159। अब आप बोलोगे कि मैम ये याद कैसे होंगे, बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको खुद से टेबल को ड्रॉ करना है। और कैसे करना है, देखो आपको लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 5 जगह ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान है एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर, आप ऐसे टेबल बनाओगे। फिर आप लिखोगे एल्वियोलाई, खुद से लिखोगे, ये नहीं कि मैम टेबल तो एनसीईआरटी में बनी हुई है बट खुद से हाथ से लिखने। फिर आप लिखोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर आप लिखोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 5 जगह ध्यान रखना ना। फिर आप लिखोगे मैम टिश्यू। इसको याद करने का तरीका ये कि मैम सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में लिख दो, इन दोनों में सेम में कितना 40 और 40। और यूनिट ध्यान रखनी क्या है बच्चों, mm ऑफ Hg। मैम उसके बाद में एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज़्यादा कितना 159, ये भी किस में mm ऑफ Hg में, सभी क्या की यूनिट नहीं लिख रही हूँ। फिर मैं एल्वियोलाई में कितना 104 है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है मैम 95। बस 2 बार लिखोगे इतनी में याद हो जाएगी, कुछ नहीं है। फिर से एक बार पेज लोगे खाली पेज, उस पर लिखोगे मैम 5 चीज़ें ध्यान में, एटमॉस्फेरिक एयर मैम एल्वियोलाई, ये है किसका बच्चों, PO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे लिख लेना साइड में, यहाँ पे लिख देती हूँ, वहाँ पे लिखा नहीं गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, एल्वियोलाई हो गया मैम, एटमॉस्फेरिक एयर हो गया मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम उसके बाद में टिश्यू। सबसे पहले क्या करना है मैम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में पार्शियल प्रेशर सेम ऑक्सीजन का कितना मैम 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। उसके बाद में मैम एटमॉस्फेरिक एयर में ध्यान रखना कितना 159। उसके बाद में एल्वियोलाई में ध्यान रखना मैम कितना 104। उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ध्यान रखना मैम कितना 95। हो गया, 2-3 बार टेबल ऐसे बनाओगी हो जाएगी। फिर एक बार आंखें बंद करो सभी बच्चे, मेरे साथ बोलोगे मैम एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mm, एल्वियोलाई में 104 mm, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm और टिश्यू में कितने mm 40 है। और ये सारा डाटा किस में मैम mm ऑफ Hg में। एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वियोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यू में 40 मैम
सारा डाटा किसमें, MMOFHG में। 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, CO2 की। अब हमें किसका पार्शियल प्रेशर ध्यान रखना है, अब हमें पार्शियल प्रेशर ध्यान रखना है बच्चों CO2 का। देखो 5 चीज़ें वही है। 5 चीज़ें कौन कौन सी मैम, एक तो एटमॉस्फेरिक एयर है, एक एल्वेलाई है, एक ब्लड है कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ब्लड है कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर कैसा टिश्यू। और ये उससे भी ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें डाटा सेम है। जैसे हमने देखा था ना, ब्लड कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, और टिश्यू में ऑक्सीजन का डाटा सेम था, कितना था मैम 40 था। वहीं क्या हो जाएगा, अब CO2 का डाटा कितना हो जाएगा, सेम होगा, बट वो हो कितना जाएगा 45। ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैम अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हम उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल ही से रहे हैं कि वहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो उस ब्लड को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उस ब्लड को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। वही टिश्यू में होता है, क्योंकि टिश्यू में क्या होता है बच्चों की ऑक्सीजन टिश्यू यूज़ कर लेते हैं। टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, क्या बना लेती है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बना लेती है, ATP बना लेती है, एनर्जी बना लेती है। उसके साथ में एक वेस्ट गैस प्रोड्यूस होती है CO2, जिसको तुम्हें बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो टिश्यू के अंदर भी क्या होता है, CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो इसलिए जहाँ पे इनका डाटा 40 था ऑक्सीजन के लिए, वहीं ज़्यादा करना तो कितना कर देंगे, 45 कर देंगे। ये बात आपको माइंड में रखनी है। अब ये कन्फ्यूज़ मत करना मैम कि हमें ये ना हो जाए कि 45 CO2 का है, 45 ऑक्सीजन का है। वो तो आप खुद से समझ जाओगे। जैसे बात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया तो आपके खुद के माइंड में आएगा कि इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा करना है हमें, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऐसा ही सेम टिश्यू में होता है। और फिर उसके बाद में इसमें तो एल्वेलाई में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी सेम है, कितना 40, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। और एटमॉस्फेरिक एयर में ध्यान रखना है बस, कितने 0.3। ठीक है, वैसे ही सेम टेबल बनाए किसके लिए, CO2 के लिए। देखो बना लेते हैं। पार्शियल प्रेशर किसका ध्यान रखना है, CO2 का ध्यान रखना है। किसमें, एटमॉस्फेरिक एयर में। ये तो और भी ज़्यादा ईजी उससे भी, एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वेलाई में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। देन उसके बाद में क्या जाएगा, टिश्यू आ जाएगा। हमने जैसे देखा था ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और टिश्यू का पार्शियल प्रेशर सेम था, बट वहाँ पे 40 था। यहाँ पे कितना करना है, 45 करना है मैम, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर कंपेरिजन टू ऑक्सीजन ज़्यादा ही होगा। ये बात आपको खुद के माइंड में ध्यान रखनी है। इतना कॉमन सेंस, इतना कंसेप्ट खुद का क्लियर होना चाहिए आपका, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो। और वहीं एल्वेलाई का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेम है, कितना मैम 40। और इनका क्या हुआ, कम होगा किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ना यहाँ पे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। और एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3। और ये सारा डाटा है किसमें बच्चों, MMOFHG में ये सारा डाटा है। ठीक है, इसके में तो बहुत कम डाटा याद रखना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और एल्वेलाई में 40, और एटमॉस्फेरिक एयर में कितना आएगा, 0.3 MMOFHG। तो यहीं पे आपकी ये जो टेबल है वो भी कंप्लीट होगी। तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज करके जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। मैंने इसको एक बार कंपाइल भी कर दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कि मैम ये बात समझ में नहीं आई। ये पेज भी हो गया हमारा। अब देखो इस पेज में अगर आप ये डायग्राम कोई बोलो कि मैम आपने ये नहीं समझाया, तो ये समझ लो कैसे होता है। वैसे तो ये जब आप हार्ट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाए कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम आएगा। ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर होता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे होते हैं लंग्स मान लो बॉडी में, और ये हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स है। देखो क्या होता है कि लंग्स के अंदर क्या होता है कि हमारी इतनी बात आपको ध्यान रखिए कि जो हमारी बॉडी का हार्ट का लेफ्ट वाला रीजन है उसमें हमेशा ब्लड कैसा होता है, प्योर होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो हमारी हार्ट का राइट वाला रीजन है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, यानी मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन कम है, वो डीऑक्सीजनेटेड है। और प्योर ब्लड का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो क्या होता है कि लंग्स से क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम में हमारी बॉडी में ब्लड आता है विद द हेल्प ऑफ, अब ये ना वो हो जाएगा सारा, उसमें चले जाएंगे हम किसमें, हार्ट वाले चैप्टर में, सर्कुलेटरी वाले सिस्टम में। वहाँ पे मैं ना पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। एक बार समझने तो समझ लो कि हमेशा हार्ट से जो भी ट्यूब बाहर निकलती है, जो भी हम बोल सकते हैं
ब्लड वेसल बाहर निकलती है, उसे हम बोलेंगे आर्टरी। आर्टरी का मतलब होता है अवे फ्रॉम हार्ट, और हार्ट के अंदर जो भी एंटर करेगी उसे हम बोलेंगे क्या, वेन। ठीक है, तो अब ये हार्ट के अंदर एंटर करती है तो इससे हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। और आपने ये भी सुना होगा कि वेन के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर हमेशा प्योर ब्लड होता है, बट इससे एक्सेप्शन होता है कौन, पल्मोनरी वेन। तो ये क्या करिए, प्योर ब्लड को लेके आ रही है हार्ट के अंदर, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से, फिर ये एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। जैसे ये पूरी बॉडी में ऑर्गन्स में गया, ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी ने खींच लिया, इसे सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया, CO2 को उसके अंदर भेज दिया। तो ये यहाँ से जाता है राइट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जाता है, लंग्स में जाता है, और वापस से ये साइकिल चलता जाता है। बस इसमें हमें इस चैप्टर में क्या ध्यान रखना है, हमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, बस वो ध्यान रखना है। वो जो हमने पीछे वो क्या किया था, उसमें किया था ना, देखा था टेबल में देखा था, वही है कि एल्विलाई में हमने देखा था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 होता है, और CO2 कितना होता है, 40 होता है, वो लिखा हुआ है। एटमॉस्फेयर का लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखो अब ये रेड कलर से मार्क किया हुआ, तो मतलब यहाँ पे कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने देखा था कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, 95 था, वही CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 था। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर ये जो ब्लड है वो कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में टिश्यू में हमने देखा था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है, 40 होता है, और वहीं CO2 का कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। और ये ब्लड टिश्यू है, ब्लड टिश्यू में यहाँ पे इन्होंने मार्क नहीं करके दिया, बट हम मार्क कर सकते हैं खुद से। टिश्यू में है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा मैम, 40 होगा, वहीं CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा मैम, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। डायग्राम आपके एग्जाम में आता है, इस चैप्टर से आता है, तो इसमें आपसे पार्शियल प्रेशर पूछेगा एग्जामिनर और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब ये देखो टिश्यू और ब्लड में ये दिखा रहा है कि टिश्यू ऑक्सीजन तो क्या कर रही है, एंटर कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और वही जो टिश्यू के अंदर CO2 बनी हुई है वो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, वही फिर पूरा सर्कुलेशन दिखाया हुआ है। ऐसे ही एल्विलाई के अंदर दिखाया हुआ है कि ऑक्सीजन तो जो है वो एल्विलाई से अंदर आ रही है ब्लड के अंदर, यहाँ पे आ रही है ऑक्सीजन तो, और CO2 क्या कर रही है, एल्विलाई के अंदर ब्लड से बाहर जा रही है। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ये डायग्राम भी हो गया, ये भी हो गया, ये डायग्राम भी देख लिया हमने। एल्वियोलर कैविटी एयर हो गया, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल हो गया, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी हो गया, दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टेंस आ गई, रेड ब्लड सेल्स दिखाई हुई है, ब्लड कैपिलरी दिखाई हुई है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट पेज। अब देखो हमने एक्सचेंज तो कर लिया हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का। एल्वियोलाई के अंदर क्या गई, ये जो एल्वियोलाई है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी, तो एल्वियोलाई के अंदर क्या गई और ऑक्सीजन बाहर आ गई, CO2 को क्या करना है, बाहर जाना है डिफ्यूजन के थ्रू। बट अब इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ब्लड के अंदर जो भी गैस ट्रांसपोर्ट होगी पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड के अंदर RBC होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, तो ब्लड गैस प्लाज्मा के अंदर बैठ के जाएगा या RBC के अंदर बैठ के जाएगा या दोनों के अंदर बैठ के जाएगा, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसेज का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो होगा। एक्सचेंज तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, कैसे होता है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हमने देख लिया। अब जब एक्सचेंज हो गया तो उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करेंगे ना पूरी बॉडी में। एल्वियोलाई के अंदर गैसेज आ गई तो एल्वियोलाई से आगे ब्लड के अंदर पूरी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ब्लड क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा गैसेज का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है। आज हम बस इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता कैसे, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेक्स्ट टॉपिक होंगे हमारे। फिर उसके बाद में एक रेगुलेशन बच जाएगा और एक डिसऑर्डर बच जाएंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फटाफट से ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये बात हमें पता है कि जो गैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है। ब्लड क्या है, मीडियम है किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए ऑक्सीजन और CO2 का। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड, द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब देखो हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, किसका ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। तो ऑक्सीजन पूरी 100% है, ये दो चीज़ों से ट्रांसपोर्ट होती है। एक तो थी RBC से, RBC के अंदर बैठ के जाएगी, RBC के अंदर क्या हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बना लेंगे, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कितना परसेंट होता है, 97% ऑक्सीजन जो है वो RBC के अंदर बैठ के जाती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। वहीं पे ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर 3% ऑक्सीजन क्या होती है, डिसोल्व होकर जाती है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन का कितना ट्रांसपोर्ट होता है, तो 3% होता है डिसोल्व फॉर्म में। और वहीं हीमोग्लोबिन के द्वारा या फिर RBC के द्वारा कितनी परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, तो 97% ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है विद द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है मैम, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब हमें ध्यान है CO2 के बारे में।
CO2 के बारे में और देख लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में तो देख लिया आप, CO2 बच गई। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। 20 to 25% RBC से क्या होगी, ट्रांसफर होगी CO2, वेयर एज 70% ऑफ इट्स कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयन। और 70% किसकी फॉर्म में होगी, बाइकार्बोनेट आयन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं। ये तो एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेल में बाद में समझाया हुआ है, ठीक है। तो 70% किसके द्वारा हो गया, बाइकार्बोनेट के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मैं ध्यान रखना यहाँ से। और 7% CO2 है वो डिजोल्व फॉर्म में जाती है, किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। इसका भी मैं ऐसे फ्लो चार्ट बनाई, तो किसका ट्रांसपोर्ट है, CO2 का। आप भी इसको ऐसे चार्ट की फॉर्म में बना सकते हो। CO2 का ट्रांसफर करना 3 फॉर्म में होगा, ठीक है। एक तो होगा 20 to 25% RBC के साथ में। RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ के क्या बनाता है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। उसके साथ पे कितना जाएगी, 20 to 25% जाएगी RBC के साथ में। 7% क्या होता है, प्लाज्मा के साथ में, डिजोल्व फॉर्म प्लाज्मा के साथ में। और 70% सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछे तो क्या आ जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछेगा तो 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में CO2 ट्रांसफर होगा। 7% प्लाज्मा के साथ डिजोल्व फॉर्म में होगा, सबसे कम होगा। और 20 to 25% RBC के साथ में हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 ऐड होकर क्या बना लेगा, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। अब फटाफट से इस टॉपिक को कंपाइल करो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को तो कैसे होगा मैम, ऑक्सीजन 2 फॉर्म में जाएगा, RBC के साथ में जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के 97%, वहीं प्लाज्मा के साथ डिजोल्व होकर 3%। और CO2 का ट्रांसफर होगा 3 फॉर्म में। 20 to 25% किसके साथ में जाएगा, RBC के साथ में जाएगा, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। 70% में बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, और 7% में प्लाज्मा के साथ डिजोल्व फॉर्म में। इतनी बात ध्यान रखनी है। और हमने वो डाटा भी देख लिया एनसीईआरटी का। 159 कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक एयर में है। 104 एल्विलाई में है। 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में कितना है, 40 है। ये किसका ऑक्सीजन का डाटा है। फिर हमने देखा CO2 का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में दोनों में 45 ध्यान रखना है। एल्विलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दोनों में 40 ध्यान रखना है। और एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 ध्यान रखना है। और ये सारा डाटा है किसमें मैम, MM ऑफ HG में, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और थैंक यू। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।